चलो फिर मैं केमिकल बॉन्डिंग करा रहा था और आपको मैंने बताया था बोर्न हेबर साइकिल, है ना? समझ में आया था सबको बोर्न हेबर साइकिल? तो चलो समझ में आ गया था तुम्हें। अब एक चीज लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है बेटा कोवलेंट होता है, और हाइड्रेटेड, इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रेटेड AlCl3 ये आयनिक होता है। ठीक है, इसका रीजन हमें बोर्न हेबर साइकिल से ही मिल जाता है, बोर्न हेबर साइकिल से ही मिल जाता है। देखो अगर आयनिक कंपाउंड बनेगा तो डेल्टा H जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए बोर्न हेबर साइकिल से। ठीक है, डेल्टा H जो टोटल आता है इट मस्ट बी लेस देन 0। वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, है ना? और डेल्टा G भी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 का जो डेल्टा H होता है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है ना? कैसे आ जाता है वही देखना है, लिख लो पहले। एनहाइड्रस AlCl3 कोवलेंट होता है और हाइड्रेटेड AlCl3 आयनिक होता है, हाइड्रेटेड AlCl3 आयनिक होता है। इसका बोर्न हेबर साइकिल करते हैं, देखो बता दूं इसको। लिख लिया स्टेटमेंट, एनहाइड्रस AlCl3 कोवलेंट और हाइड्रेटेड AlCl3 आयनिक। इसको हम बोर्न हेबर साइकिल से एक्सप्लेन करेंगे। अगर डेल्टा H टोटल लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है, फिजिबल है। अगर डेल्टा H टोटल ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है ना? जैसे ये है, देखो Al सॉलिड प्लस Cl2 AlCl3 सॉलिड, ये 3/2। जरा बनाओ बोर्न हेबर साइकिल, करो साथ साथ। पहले Al सॉलिड से क्या करोगे आप? Al गैस बनाओगे तो क्या होगा? ये प्लस डेल्टा H सब्लिमेशन। ये इसकी एप्लीकेशन है, 11th में तो देखो नहीं कराया जाता है, और अभी करा सकते हैं ड्रॉपर में, इतना आपको बेसिक पता है। Al सॉलिड से Al गैस बनाना हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो होगी डेल्टा H सब्लिमेशन। इसके बाद Al+3 है ना, Al+3, इसमें क्या होगा? I1 से I3 समेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, IEN लिख देता हूं मैं, N क्या होगा? 1 से 3, N 1 से 3, समझे ना भैया? डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा H I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम, I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम, इसलिए मैंने क्या लिख लिया? IEN, N 1 से लेकर 3 टोटल जो डेल्टा H आएगा इसमें, Al गैस से Al+3 गैस। आई बात समझ में? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा I1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा I2, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा I3। ठीक है, और जो टोटल आयनेशन एनर्जी है बेटा वो बहुत ज्यादा हो जाती है, 1 2 3 मिला के आ जाती है 5137 किलो जूल। ये 5137 किलो जूल पर मोल, लिख लेना, ये वैल्यू भी लिख लेना, 5137 किलो जूल पर मोल। ये सारी एनर्जी का सम है, लिख लो जरा। इसे कैसे निकालते हैं? ये तो बेटा एक्सपेरिमेंटल है, इसे ऐसे निकाल नहीं सकते, एक्सपेरिमेंटल है। I1 I2 I3 इनका सबका सम। अब Cl2 से आपने बनाया होगा 3Cl, तो क्या होगा? प्लस 3/2 डेल्टा H डिसोसिएशन, है ना? 3/2 डेल्टा H डिसोसिएशन। 3Cl आ गया। अब 3Cl से 3Cl माइनस N, ये क्या आएगा? 3 ऑफ डेल्टा Ag। साइन माइनस लगाएंगे इसमें, पता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Cl इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, माइनस साइन लगा लेंगे बाद में, 3 इंटू डेल्टा Eg, लिख लो जरा।
इसके बाद ये दोनों मिलेंगे तो AlCl3 सॉलिड मिलेगा। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं लैटिस। ये भी रिलीज हो रही है, इसका भी साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका भी साइन क्या आता है, नेगेटिव आएगा। अब आप डेल्टा एच टोटल लिखोगे ना, तो ये आता है डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सारी मिला के, है ना, टोटल आयनाइजेशन एनर्जी, जिसका सम 5137 है। देखो आएगा आसान क्वेश्चन। अब इसका रीजन बता रहे हैं, समय काफी लग रहा है तो तुम्हें याद भी हो जाएगा कि भैया एनहाइड्रस AlCl3 कोवलेंट होता है और हाइड्रेटेड AlCl3 आयनिक होता है। उसका रीजन बता रहा हूं मैं। काफी समय लग रहा है, इसके बीच में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, हो सकता है डेल्टा एच टोटल पूछ ले, तो आपको याद रहेगा। तो मुझे लग रहा है कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत क्या लिख दोगे, पॉजिटिव लिख दोगे, है ना। वैल्यू मिलेंगी सारी, लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी सारे ऑप्शन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आना है, क्योंकि AlCl3 जो है वो आयनिक बनता ही नहीं है, एनहाइड्रस AlCl3 कोवलेंट बनता है। अब वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। प्लस 3/2 डेल्टा एच डिसोसिएशन प्लस 3 डेल्टा एच EG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस U। ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा बाद में ना साइन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा होगा तो माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पर। और लेटिस एनर्जी भी रिलीज होती है ना, अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ भी माइनस साइन आएगा। बोलो भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था ना। अब क्या आता है बेटा, ये डेल्टा एच टोटल जो होता है ये पॉजिटिव आता है। अगर सबकी वैल्यू आपको मिलेगी ना, तो डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव आता है। वो किस वजह से, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। लिख लेना इसमें, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, लिखा जरूर करो, शॉर्ट में लिख लो चाहे, है ना, ताकि याद रह जाता है हमें। तो रोहित पूछ रहा है कि सर वो तो हाइड्रेटेड में भी आएगा पॉजिटिव, या आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा दोनों में होगी, नो डाउट, है ना। हाइड्रेटेड में ऐसा क्या होगा बताता हूं पहले। तो एनहाइड्रस अगर AlCl3 होगा तो डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव आएगा। और तुमने पढ़ा होगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वेरी हाई पॉजिटिव है, तो डेल्टा G भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा G पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, वैसे थर्मोडायनेमिक में तुम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो इस इक्वेशन को। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, है ना। टी क्या है, टेम्परेचर है। अगर डेल्टा G पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड तो बनना नहीं है। एनहाइड्रस AlCl3 कोवलेंट है। रीजन पूछ ले तो आप क्या बता दोगे कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। ये तुम्हें याद हो चुका होगा। अब हाइड्रेटेड करने से ऐसा क्या हो गया, कोई बताएगा रीजन। हाइड्रेटेड AlCl3 आयनिक क्यों है भाई। हाइड्रेटेड AlCl3 करोगे तो डेल्टा एच टोटल निगेटिव आएगा, है ना, इसलिए डेल्टा G क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसका रीजन मुझे बताओ। सही है, कुछ बच्चों ने सही बताया, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। अगर हम पानी डालेंगे, देखो यहां से देखो, इसको अलग से लिखना तुम आयनिक बॉन्ड के लिए। यहां से देखो इसको, अगर आप पानी डालोगे तो क्या बनेगा, अभी ये Al+3 एक्वस, लिखना जरूर इसको। और ये बना 3Cl माइनस एक्वस। बेटा जब पानी चिपकेगा Al+3 पे, Al+3 है, तो वाटर मॉलिक्यूल चिपकेगा किधर से, ऑक्सीजन की तरफ से। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, मैं जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है Al+3 से, Al+3 गैस से Al+3 एक्वस, जो ये हाइड्रेशन एनर्जी Al+3 की, ये होती है
-4665, -4665। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक होता है, पानी का चिपकना, हाइड्रेशन, कैटायन या एनायन पर। देखो कैटायन पर वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की तरफ से चिपकता है, तो तुम सारे जानते होगे, है ना, क्योंकि ये पोलर होता है, ये नेगेटिव, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और 3 Cl है, एक Cl से Cl माइनस आयन की, और 3 में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा एक की होती है इसमें 302 अप्रोक्सीमेटली 382, और 3 की कितनी होगी? -382। अब सुनो ध्यान से, देखो ये इतना माइनस और ये इतना माइनस। अब डेल्टा एच टोटल आप लिखोगे ना, तो यहां पर प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन भी लिखोगे, और डेल्टा एच हाइड्रेशन का साइन क्या है? नेगेटिव है। तो जो इंक्रीज्ड आयनाइजेशन एनर्जी है उसको कंपनसेट कर देती है हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि हाइड्रेशन का साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, है ना। ये तो इतना पॉजिटिव है, इसको कंपनसेट करेगी ये माइनस का 466, और ये ऐड कर दोगे दोनों को, है ना। तो इंक्रीज्ड आयनाइजेशन एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट कर देती है। दैट्स वाई जो डेल्टा एच टोटल है वो क्या आ जाता है बेटा? निगेटिव आ जाता है। तो डेल्टा जी भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो लिख लेना, इसीलिए हाइड्रेटेड AlCl3.6H2O होता है ना। ये AlH2O का होल 6 और Cl3 आयनिक बॉन्ड Cl और Al में, ये क्या हो गया? ये हो गया आयनिक। नोट कर लो। क्लियर हुआ? श्रुति कह रही है कि एक बार कंपनसेट वाली लाइन रिपीट कर दो। बेटा देख, ये जो डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है ना, वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि आयनेशन एनर्जी काफी ज्यादा है। देखो आयनिक कंपाउंड बनने के लिए डेल्टा एच टोटल नेगेटिव आना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये जो एनर्जी है सब्लिमेशन है, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, ये पॉजिटिव में है। तो ये तो फॉर्मेशन को क्या कर रही हैं? अपोज कर रही हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी क्या है? ये नेगेटिव है। पर ज्यादा आयनेशन एनर्जी होने की वजह से डेल्टा एच टोटल नेगेटिव आ जाता है। लेकिन हम पानी डाल देते हैं तो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे और ये रिलीज होगी एनर्जी, है ना। तो इनका सम जो होगा भाई काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो वो क्या करेगा? हाई आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देगा, ठीक है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देगा। बोलो भाई, बोलो। अब एक ये बताओ, लिखो जरा, एक स्टेटमेंट लिखो, है ना, बेसिक है, स्टेटमेंट लिखो। सही है, गलत? स्टेटमेंट 1 लिखो कि एनहाइड्रस AlCl3 लिखना। स्टेटमेंट 1 आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं आप कर पाते हो क्या। स्टेटमेंट 1, एनहाइड्रस AlCl3 is more soluble in non-polar solvent। ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपको ये चीज बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बस एक ही स्टेटमेंट, 1 छोड़ो, एक ही। एनहाइड्रस AlCl3 इज मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये ठीक है ना? हाँ ट्रू है, क्योंकि ये क्या हो गया? कोवलेंट हो गया। तो जो कोवलेंट होते हैं बेटा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, और एनहाइड्रस AlCl3 होता तो वो पोलर में सॉल्युबल ज्यादा होता। लाइक डिसॉल्व लाइक, अभी सॉल्युबिलिटी में पढ़ भी लेंगे इसको। चलो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ, या पहले देखो आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर के लिए कंडीशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। इजी है एकदम। पहला,
बस ये दो ही ध्यान रखनी है, बाकी दिमाग मत लगाना आप, सारी चीजें सिर्फ दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो पहला, लार्ज साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ कैटायन एंड स्मॉल साइज ऑफ एनायन। दूसरा, लो चार्ज। बस बाकी किताबों में लिखी होती है बहुत सारी कंडीशन कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, लो डिसोसिएशन होनी चाहिए, लो सब्लिमेशन होनी चाहिए, हाई लैटिस होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। ये ठीक बात है, पर क्वेश्चन इन दो से करेंगे। वो सारी फेवरेबल कंडीशन है, कौन कौन सी? लो सब्लिमेशन, लो आयनाइजेशन एनर्जी आयनिक रिएक्टर के लिए, लो डिसोसिएशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई लैटिस। जो रिलीज होने वाली एनर्जी है ना वो ज्यादा, और जो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी वो कम होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए बस। पर अगर क्वेश्चन आएगा कि आयनिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, तो इन दोनों से करना है बस, लार्ज साइज ऑफ कैटायन एंड स्मॉल साइज ऑफ एनायन। दूसरा लो चार्ज। ठीक है, बहुत इजी है आप लोगों के लिए। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl, है ना? लिख लो ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसका होगा? CHCl का, है ना? ऐसे ही NaCl, MgCl2, AlCl3 किसका होगा? सबसे ज्यादा AlCl3, क्योंकि क्या देखा है इसमें आपने? चार्ज या +1 है, +2 है या +3 है। चार्ज ज्यादा होगा तो, सॉरी गलत कर दिया ना, आयनिक रिएक्टर का उल्टा, है ना, रिवर्स होगा। NaCl, MgCl2 और AlCl3 हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, NaCl होगा, गलती होगी मेरे से। चार्ज कम होगा तो ज्यादा होगा। आयनिक रिएक्टर से MnO है, ठीक है, और MnO2 है, तो MnO को यहाँ +2 है और यहाँ पर क्या है? +4 है। जितना चार्ज कम होगा उतना आयनिक रिएक्टर ज्यादा होगा। या जैसे LiCl है, BeCl2 है, BeCl3 है, CCl4 है। चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलो आगे लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ, हो गया ना? समझ में आ गया? लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहली प्रॉपर्टी लिखो, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड, दोनों की प्रॉपर्टी साथ साथ पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, समझे ना? नॉन डायरेक्शनल का मतलब भाई कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती नहीं। आयनिक बॉन्ड तो क्या है? अट्रैक्शन है सिर्फ। Na+Cl1SN आपको ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगा कि ऐसे लिखा हुआ मिला होगा, कोई शेयरिंग थोड़ा ना होती है। आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और आपने NaCl का स्ट्रक्चर भाई पढ़ा है नहीं सॉलिड स्टेट में? कैसे होता है कि एक Na+ को 6Cl-N ने टच किया होता है, एक Cl-N को 6Na+N ने टच किया होता है। तो क्या होता है? अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है ना? आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड दे डू नॉट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना? स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसमें होती है? सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोवलेंट कंपाउंड में होती है। आयनिक कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लो। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक तो जाइंट स्ट्रक्चर होता है इनका, भाई NaCl की सिंगल थोड़ा ना, NaCl का क्रिस्टल है तो बहुत सारे Na+, बहुत सारे Cl- है ना, जाइंट स्ट्रक्चर है ना। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है, और मेटेलिक क्लस्टर होता है इसके अंदर, क्रिस्टलाइन नेचर होता है। नेक्स्ट, थर्ड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन, या कह सकते हैं मोल्टन स्टेट, या कह सकते हैं फ्यूज्ड स्टेट, मोल्टन स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और फ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो। अच्छा, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि आयंस की वजह से, है ना, फ्री आयंस, बिल्कुल सही बात है। मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस होते हैं, सब जानते हो आप, फ्री आयंस होते हैं। देखो 4, अच्छा ये बताओ, ये PCl5 जो सॉलिड स्टेट में होता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में, है ना। तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सॉलिड स्टेट में? देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है कि सॉलिड PCl5 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना, नहीं करता, क्योंकि सॉलिड स्टेट में रहता है ना, तो सॉलिड में आयन फ्री थोड़ा ना होंगे, भले ही आयनिक है तो आयनिक। भाई सॉलिड PCl5 जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ, आयनिक कंपाउंड आर मोर soluble in polar solvent, ionic compound are more soluble in polar solvent, नोट कर लो, ionic compound are more soluble in polar solvent। लाइक डिजोल्व लाइक, जैसा है वो वैसे में ही डिजोल्व होगा, लाइक डिजोल्व लाइक लिख लो, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसा है वो वैसे में ही डिजोल्व होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। तो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड खुद पोलर होते हैं, है ना। देखो जैसे अब सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए 2 एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होती हैं, एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी, एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी और एक होती है लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये दोनों एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। डेल्टा एच टोटल जो आएगा ना, डेल्टा एच सॉल्यूशन, वो दोनों का सम होगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन प्लस डेल्टा एच लैटिस, ठीक है। डेल्टा एच हाइड्रेशन, इसका साइन नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर जब आप आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करा रहे थे तब तो आप डेल्टा एच लैटिस का नेगेटिव बता रहे थे, तो बेटा वो तो आयन से बन रहा था, अब जब डिसॉल्व करेंगे तो टूटेगा, तो टूटने में एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, तो लैटिस पॉजिटिव होगी और हाइड्रेशन क्या होगी? निगेटिव होगी, ठीक है। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन और डेल्टा एच लैटिस पे डिपेंड करेगा, है ना। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा अगर किसी को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, फॉर डिसोल्यूशन लिख लेना, फॉर डिसोल्यूशन
एंट्रोपी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ये बात सही है। हाइड्रेशन तो वहां पर नेगेटिव थी और हमेशा नेगेटिव ही रहती है जुबिन, हाइड्रेशन तो नेगेटिव ही रहती है भाई। लैटिस तो जब फॉर्म हो रहा है, जैसे कंस्टिट्यूएंट आयन से आयनिक सॉलिड बन रहा है, फॉर्म हो रहा है ना, तो नेगेटिव। उसका रिवर्स कर लो, अगर कोई आयनिक सॉलिड अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट रहा है तो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव हो गई, है ना। अब जब आप डिसॉल्व करोगे NaCl को या किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करोगे तो टूटेगा नहीं टूटेगा, तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, एंट्रोपी वाला समझ नहीं आया। एंट्रोपी बेटा, एंट्रोपी की स्पेलिंग गलत लिखी है। एंट्रोपी, एंट्रोपी होता है ये, एंट्रोपी। फिलहाल तो समझ लो एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ठीक है, एंट्रोपी, जब भी सॉल्युबल किसी को भी डिसॉल्व करोगे एंट्रोपी बेटा हमेशा बढ़नी है। ठीक है ना, एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ठीक है, सॉल्युबल करोगे, दो लिक्विड को मिलाओगे या सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो एंट्रोपी बढ़नी है, डिसऑर्डर बढ़ना है। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे ना तो डिसऑर्डर बढ़ना ही है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है बेटा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो सॉल्युबल होगा, किसी भी को आप डिसॉल्व करोगे किसी में तो हमेशा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी तो बढ़नी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो सॉरी सॉल्युबल होगा तो एंट्रोपी बढ़नी है। ये बात क्लियर हुई ना, हजम हो गई ना, है ना। बाकी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगी डिटेल में एंट्रोपी को। अच्छा, हाइड्रेशन देखो, हाइड्रेशन कैसे, चलो टेम्परेचर तो चलो T है केल्विन में, डेल्टा H ये सॉल्यूशन है। अब डेल्टा H पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखो सॉल्युबिलिटी के लिए डेल्टा H डेल्टा G लेस देन जीरो होना चाहिए। डेल्टा G क्या होता है बेटा, फ्री एनर्जी। अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा इसके बारे में फिलहाल इतना ही लिख लेना, किसी भी प्रोसेस को होने के लिए डेल्टा G लेस देन जीरो होना चाहिए। डेल्टा G क्या होता है, फ्री एनर्जी। अगर जो डेल्टा G लेस देन जीरो है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, इसका मतलब कंपाउंड सॉल्युबल है। अब डेल्टा G किस पर डिपेंड करेगा बेटा, डेल्टा H और T डेल्टा S पर। तो डेल्टा S तो पॉजिटिव आ गया, टेम्परेचर हो गई भाई 0 डिग्री C, तो 273 केल्विन होता है ना वो, तो ये चीज तो पॉजिटिव में होगी ना, है ना, ये पूरी चीज पॉजिटिव में हो गई। अब डेल्टा G को नेगेटिव होने के लिए डेल्टा H कम होना चाहिए, डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए या कम होना चाहिए डेल्टा H। ठीक है, और डेल्टा H किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा H हाइड्रेशन और डेल्टा H लैटिस। अब डेल्टा H सॉल्यूशन कब कम होगा, जब लैटिस कम हो, है ना। लैटिस का साइन क्या है, पॉजिटिव है, हाइड्रेशन का साइन क्या है, नेगेटिव है। चलते हैं, हाइड्रेशन का साइन क्या नेगेटिव है। अब तुम पूछ रहे हो भैया हाइड्रेशन होता कैसे है। अब बेटा देखो, जैसे Na+Cl- आयन है, इसको पानी में डालोगे तो Na+ और Cl- आयन बनेगा। अब जब पानी में डाल रहे हो, ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है, रिलीज भी हो रही है। एब्जॉर्ब जो एनर्जी जो तोड़ने में लग रही होगी इसको, है ना, वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं इससे, एनर्जी रिलीज हो रही है, वही एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये अलग अलग हुआ, अलग अलग होगा, उसके बाद इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे, किधर से चिपकेंगे, Na+ में ऑक्सीजन की तरफ से चिपकेंगे, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। निगेटिव 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 निगेटिव, Cl पर वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे, यही हाइड्रेशन है जो आप पूछ रहे थे ना, हाइड्रेशन क्या है। तो हाइड्रेशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का चिपकना आयन पर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना, वाटर मॉलिक्यूल का चिपकना, ये होता है हाइड्रेशन। ठीक है, जितना वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा चिपकेंगे ना, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा H हाइड्रेशन ज्यादा हुआ लैटिस से, तो डेल्टा H सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। डेल्टा H सॉल्यूशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे देख सकते हो ना, जैसे ये देखो AB सॉलिड, समझना इसको, प्लस माइनस, ये बन गया A+ गैस प्लस B-
गैस। इसके बाद एक्वस, पानी डाला, A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, है ना। अब सुनो, वाटर डाल दे, चलो वाटर लिख दो, एक्वस से कंफ्यूज हो गए, है ना। एक्वस मतलब ये एक्वस वाटर है, ये यहां पर आ गया। अब यहां से यहां पर कन्वर्ट किया होगा तुमने, तो ये क्या होगा, लेटिस होगा ना, प्लस यू, लेटिस एनर्जी। ए प्लस बी माइनस सॉलिड से ए प्लस गैस प्लस बी माइनस गैस, बोलो लेटिस एनर्जी होगी नहीं होगी। जब भी किसी आयनिक सॉलिड को हम उसके कंस्टिट्यूएंट आयन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी, है ना। अब यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा हाइड्रेशन, ये होगा हाइड्रेशन। ए प्लस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल चिपके, बी माइनस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल चिपके, ठीक है, दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी का सम ये आ जाएगा डेल्टा एच हाइड्रेशन। ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा एच सॉल्यूशन, है ना। अब डेल्टा एच सॉल्यूशन देखो, ये स्टेप एक ही में कर दिया हमने, हमने पानी डाल दिया, उसमें लेटिस एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। इसी को हमने दो स्टेप में कर दिया, पहले लेटिस दी फिर वाटर डाल, पानी डाल दिया इसके अंदर। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या आएगा, डेल्टा एच लेटिस, बोर तो नहीं हुए भी, प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। सॉल्युबिलिटी के सारे ऑर्डर में इसी में कराने वाला हूं आपको अगली क्लास में। इसी टॉपिक के अंदर हम सॉल्युबिलिटी पूरी पढ़ेंगे, सारे ऑर्डर पढ़ेंगे जितने भी हैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जितने भी एक्सेप्शन है, और कोशिश करेंगे उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ें, कुछ याद करें, कुछ एक्सप्लेनेशन से हमें याद रह जाएगा। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन देखो ये, अब आपने थर्मोडायनेमिक में एक हैश लॉ पढ़ा होगा। हैश लॉ क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है और वही रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है, तो जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। ये दो स्टेप में हो गए, एक ये और एक ये, और यहाँ क्या हो गया, एक स्टेप हो गया। तो ये जो एनर्जी है ये बराबर होगी इसके और इसके सम के, वही लिखा है मैंने, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच लेटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। इसका साइन क्या आता है, निगेटिव, इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा एच हाइड्रेशन निगेटिव होगा तो ये फेवरेबल कंडीशन होगी सॉल्युबिलिटी के लिए, क्लियर है। डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव होगा तो फेवरेबल कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। बाकी तो कुछ एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होंगे ही। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, जैसे ये Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, Cs प्लस। क्लास में ध्यान से सुना करो ताकि याद रह जाए सारी चीजें सारे सब्जेक्ट में, उसके बाद एनसीईआरटी तो पढ़नी है लाइन टू लाइन, ठीक है, पर क्लास की चीजें भी याद रहनी चाहिए एग्जाम टाइम पर, ध्यान से पढ़ोगे तो। अब हाइड्रेशन किसका सबसे ज्यादा होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है साइज पर भी चार्ज पर भी, लिख लेना, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड ऑन साइज एज वेल एज चार्ज। हाइड्रेशन एनर्जी दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है, चाहे कैटायन का चार्ज हो या चार्ज नहीं, ये मैंने रेडियस लिखी है, रेडियस ऑफ एन आयन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लिख लो। हाइड्रेशन एनर्जी साइज के, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, नोट कर लो, चाहे कैटायन हो एनायन हो, हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, नोट कर लो इसको, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, जल्दी लिख लो। और चार्ज के क्या आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसे तो क्यू स्क्वायर होता है, क्यू प्लस स्क्वायर लिख लो या क्यू माइनस स्क्वायर। हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रहेगा। अब आप मुझे बताओ इनमें हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, हाइड्रेशन एनर्जी या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, यही ऑर्डर है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन Li प्लस का होगा, Li प्लस पर बहुत सारी लेयर बन जाती हैं, Li प्लस पर वाटर की बहुत सारी लेयर बनती हैं, बना भी लेना, Li प्लस है, Li प्लस पर बहुत सारी लेयर बनेंगी वाटर की।
बनाना फिगर। ऐसा नहीं है, एक्चुअली हाइपोथेटिकल से बना रहा हूं मैं। पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है ना, Li प्लस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है। ऐसे इसके साथ, ऐसे इसके साथ, ऐसे इसके साथ, तो कई सारी लेयर बन जाती है वाटर की। Li प्लस का हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, Li प्लस का हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो Li प्लस एक्वस, ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन Li प्लस का, फिर Na प्लस का, फिर K प्लस का, फिर Rb प्लस का, फिर Cs प्लस का। ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है बेटा, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, क्योंकि जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा चिपकेंगे। अगर हमसे पूछ लिया कि साइज बताओ, हाइड्रेटेड रेडियस बताओ, है ना, आयनिक रेडियस नहीं पूछ रहा, हाइड्रेटेड रेडियस। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करके आए होगे आप लोग एग्जाम में, आते हुए होंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन गलत किए होंगे। यही प्रैक्टिस करनी है आपको आगे की, क्वेश्चन गलत ना हो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो। हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाँ, यही ऑर्डर है, Li प्लस एक्वस ऐसे लिखोगे, फिर Na प्लस एक्वस, फिर K प्लस एक्वस, फिर Rb प्लस एक्वस, फिर Cs प्लस एक्वस, है ना। वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा चिपकेंगे। अगर आयनिक मोबिलिटी पूछ ली इन वाटर, आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी, तो मूव कौन फास्ट करेगा पानी में, इन आयंस में? तो बेटा जिसका हाइड्रेशन कम होगा, बिल्कुल सही है। Cs प्लस की आयनिक मोबिलिटी, फिर Rb प्लस की, फिर K प्लस की, फिर Na प्लस की, फिर Li प्लस की। ये है आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है।